मॉर्निंग 11th क्लास। आप पढ़ रहे थे चैप्टर विधायिका, ठीक है। लेजिस्लेचर विधायिका क्या होती है, ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया है। एक विधायिका जो होती है वो एक केंद्रीय स्तर पर होती है, दूसरी राज्य स्तर पर होती है, दो स्तर पर होती है। दोनों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ये आप कर चुके हैं। अब देखिए, जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद का मतलब आप अच्छे से जानते हैं। जब जो केंद्रीय स्तर पर, जो राष्ट्रीय स्तर पर विधायिका होती है उसे संसद जाना जाता है। संसद के दो सदन होते हैं, ठीक है, एक नीचे वाला सदन, एक ऊपर वाला सदन। निचला सदन लोकसभा होता है और ऊपर वाला सदन क्या होता है, राज्यसभा होता है। तो देखिए यहाँ से जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। जो सदस्य ऐसा जिसको मतलब मेजोरिटी मिली है, बहुमत मिला है, ठीक है, वहीं आगे चलकर क्या करता है, कार्यपालिका का निर्माण करता है। संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदला जा सकता है, जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय हो और सचेत होगी तभी वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगा। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करता है। बहुत सारी विधियां ऐसी हैं संसद में जिसके द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, यदि संसद के अंदर नियंत्रण की जो प्रोसीजर है यदि वह नहीं होता है तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, जो कार्यपालिका है वह अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग कर सकती है। फिर उसके बाद ये कहता है कि संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता हो। उदाहरण के लिए, विधायिका में कुछ भी करने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। विधायिका में कुछ भी करने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसे संसदीय विशेष अधिकार कहा जाता है। संसदीय विशेष अधिकार किसे कहते हैं, जैसे संसद के अंदर विधायिका के द्वारा कुछ भी किया गया है, कोई कार्य किया गया है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेष अधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति है, ठीक है। विधायिका का जो अध्यक्ष होगा, दैट मीन्स स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है, उसको विशेष अधिकार के हनन के जो अंतिम निर्णय लेने की पावर होती है वो उसके पास होती है। और एट प्रेजेंट हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, ओम बिरला है। ऐसे विशेष अधिकारों का उद्देश्य यह है कि संसद और विधायक अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सकें। जो विशेष अधिकार इस तरीके के जो संसद को दिए गए हैं उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि वो संसद और विधायक जो है वो अपनी जनता को ठीक से प्रतिनिधित्व कर सकें और कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण कर सकें। संसद यह नियंत्रण कैसे करती है, वह किन साधनों का प्रयोग करती है, क्या कार्यपालिका की जातियों पर संसद नियंत्रण सफल है। संसद नियंत्रण के साधन देखते हैं। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। संसद क्या करती है, जो संसदीय लोकतंत्र होता है उसमें विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। मतलब जो कार्य उसने किया है उसकी जवाबदेही किस तरीके से कैसे मतलब उनसे ली जा सकती है या किस तरीके से उनको देनी होती है, यह जो प्रोसीजर है वो विधायिका के द्वारा संसद द्वारा निर्धारित होता है। यह काम नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने तथा कानून या नीति के लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। विधायिका यह काम कई तरीकों से करती है। तरीके कौन से हैं, पहला है बहस और चर्चा, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण या अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके, बहस करके और चर्चा करके, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण या अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके। बहस और वाद विवाद की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है हमारा, तो देखिए, कानून निर्माण की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्य को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियां और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी था कि जो संसद है वो मतलब आर्गुमेंट्स के लिए, डिबेट के लिए एक सबसे अच्छा मंच है। तो यहाँ पर जो कानून का निर्माण किया जाता है उसमें जो विधायिका के सदस्य होते हैं उनको कार्यपालिका जो भी मतलब नीतियाँ बनाएगी उनको उन पर बहस करने का अवसर मिलता है। विधायिका पे परिचर्चा के अतिरिक्त सदन में सामान्य वाद विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका
कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल सकता है। ऐसे कुछ अवसर निम्न हैं। सबसे पहले देखिए, प्रश्न काल का मतलब क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न काल क्या होता है, संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्न काल आता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। जो मंत्री हैं, मंत्रियों का मतलब आप समझते हैं, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, जो कार्यपालिका के मंत्री हैं, उनके सदस्यों को तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। शून्यकाल देखते हैं, इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। और लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव है, मतलब आधे घंटे तक चर्चा होगी, फिर उसके बाद उसे स्थगित कर दिया जाएगा। यहाँ पर जब शून्यकाल की बात करें तो शून्यकाल में कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब मंत्री को जो जवाब देना है वह कंपलसरी है। प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में गहरी रुचि दिखाई है और इस समय सदन में सबसे ज़्यादा उपस्थित रहते हैं। ज़्यादातर प्रश्न लोग अभी हित के विषयों जैसे मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धता, समाज के कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार जो हो रहे हैं, कालाबाजारी आदि पर सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए होते हैं। प्रश्नकाल जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, लोग अभी हित के विषय होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, जो प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो कालाबाजारी है, इनसे संबंधित सूचनाएँ मांगने के लिए होते हैं। इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है। जो किसी भी प्रतिनिधि का निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ की जो समस्याएं हैं, ठीक है, वो उन समस्याओं से संबंधित मतलब डिस्कशन कर सकता है। प्रश्नकाल के दौरान वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं कि अनेक सदस्य द्वारा अपनी बात रखने के लिए प्राय ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है। अध्यक्ष के आसन पर चले जाना या सदन से बहिर्गमन करने जैसी घटनाएं देखी जा सकती हैं। इसी सदन का बहुत समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये कदम सरकार से रियायत प्राप्त करने के राजनीतिक तरीके हैं और इससे कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। कानून की स्वीकृति और अस्वीकृति देखते हैं। कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति, कानून को मंजूरी देने या नामंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। इसके अधिकार के द्वारा भी संसद कार्यपालिका का नियंत्रण कर सकती है। कोई भी कानून है वह कहाँ से बनता है, हमारी संसद से ही बनता है, संसद द्वारा ही पारित होता है। इसलिए जब कार्यपालिका कोई भी किसी भी कानून का निर्माण करती है तो उसमें भी मतलब जो संसद है वो इंटरफेरेंस कर सकती है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है। जिस सरकार को विधायिका में मनमानी बहुमत होता है उसके लिए सदस्य स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं है। देखिए, जिसको बहुमत प्राप्त है, जिस गवर्नमेंट को बहुमत मेजॉरिटी मिली हुई है, ठीक है, उसके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है संसद से स्वीकृति लेना। क्यों डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो उसी की पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर उस चीज़ पर सहमत हो ही जाते हैं और कानून जो है वह आसानी से बन जाता है। लेकिन यह मानकर नहीं चला जा सकता कि यह स्वीकृति मिल जाएगी। देखिए, यह सिर्फ हमने एक पॉइंट लिया है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, बट 100% हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर। फिर कहता है, इस सहमति के साथ शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्य अथवा सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर तालमेल और समझौते होते हैं। यदि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत हो पर राज्यसभा में ना हो। देखिए, सरकार के पास लोकसभा में हो और राज्यसभा में ना हो, जैसे कि 1977 में जनता पार्टी, 2000 में राजग सरकारों के दौरान इस सहमति के लिए शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों अथवा सरकार के विपक्ष के बीच गंभीर तालमेल और समझौते होते हैं। यदि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत हो पर राज्यसभा में ना हो, तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफ़ी रियायतें देनी पड़ती हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि सरकार को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, बट राज्यसभा में यदि बहुमत प्राप्त नहीं है तो उस स्थिति में उस कानून का जो पास होना है वह काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि स्वीकृति मिल जाए यह कोई ज़रूरी नहीं है। अनेक विधेयकों मसलन लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक को राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया था। और देखिए, वित्तीय नियंत्रण देखते हैं। अभी देखिए, हमने देखा कि किस तरीके से संसद के पास कानून को स्वीकृत और अस्वीकृत
करने का अधिकार होता है। ठीक है, जो संसद है वो कानून को स्वीकृति भी दे सकती है और उसे अस्वीकृत भी कर सकती है, और इस तरीके से वह कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकती हैं। अब बात करते हैं वित्तीय नियंत्रण की। जैसा पहले कहा जा चुका है कि सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा तय की जाती है। सालाना जो होता है ईयरली बजट आता है, बजट के द्वारा उसके जो वित्तीय कार्य होते हैं उनको डिसाइड किया जाता है। संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। यहाँ से हम देखेंगे कि जो भी बजट होता है उसको पेश करना पड़ता है संसद के अंदर। ठीक है, और यह सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी होती है। इसी कारण जो विधायिका को कार्यपालिका पर के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है, क्योंकि बजट जो होता है उसको पेश कहाँ किया जाता है, संसद में किया जाता है। और बजट का मतलब आप समझते हैं, बजट क्या होता है, जिसके अंदर हमारे सालाना इनकम और एक्सपेंडिचर, कहाँ पे हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ से हमें कितनी इनकम मिलेगी, वो सब कुछ बजट के अंदर ही होता है। सरकार के लिए संसाधन स्वीकृति करने से विधायिका मना कर सकती है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। फिर भी धन स्वीकृत करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है। धन की जो भी स्वीकृति लोकसभा द्वारा दी जाती है, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो मतलब लोकसभा होती है सिर्फ उसी को यह अधिकार होता है जो धन से संबंधित होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ लोकसभा का ही चुनाव होता है। तो हम यहाँ पर यह कहेंगे कि मतलब इस जो धन की स्वीकृति देने से पहले लोकसभा के अंदर इस चीज़ों पर चर्चा होती है। वे भारत में के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं, ठीक है, महालेखा परीक्षक जो हमारे सारे पैसे का हिसाब किताब रखते हैं और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकती है। ठीक है, सरकार मतलब भारत में जब जो कैग की पोस्ट है तो कैग के अकॉर्डिंग मतलब इनका धन का जैसे भी उपयोग किया गया है या दुरुपयोग किया गया है तो उनकी जांच की जा सकती है। लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं होता। वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रण करती है। अविश्वास का प्रस्ताव देख लेते हैं। संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन जब सरकार को अपने दल या सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो तब सरकार को हटाने की सदन की है शक्ति वास्तविक कम तथा काल्पनिक ज़्यादा होती है। अब देखिए उसके बाद कहता है, लेकिन सन 1989 के बाद अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा। इनमें से प्रत्येक सरकार ने लोकसभा का विश्वास खोया क्योंकि वह अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए न रख सकी। अब देखिए यदि उसको बहुमत प्राप्त है तो विश्वास बना के रखना इजी होता है, लेकिन यदि सरकार संसद में लोकसभा में गठबंधन की आई है तो गठबंधन में ऐसा हुआ है, काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि सरकार ने संसद के अंदर अपना विश्वास खोया है, जिसकी वजह से वह सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। इस प्रकार संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है। संसद का कार्य इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो संसद है वो कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है, परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो। ठीक है, सदस्य बहस में रुचि रखते हों और उसमें प्रभावशाली ढंग से भाग लें और सरकार तथा विपक्ष के आपस में समझौता करने की इच्छा हो। पिछले 2 दशकों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अधिवेशन तथा इनमें होने वाले बहस पर खर्च किए जा रहे समय में उत्तरोत्तर गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में गणपूर्ति का अभाव और विपक्ष द्वारा अधिवेशनों के बहिष्कार, ठीक है, जो विपक्ष हैं वो क्या करते हैं, जो भी अधिवेशन होते हैं उनका बहिष्कार कर देते हैं, जिसकी वजह से समस्याएं रही हैं, जैसे वाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने की सदन की शक्ति प्रभावित हुई है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, संसदीय समितियां क्या करते हैं। तो देखिए विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण
पहलू है। ठीक है, संसद क्या करता है, बहुत सारी समितियों का गठन करता है ताकि जो भी कामकाज हुए हैं उनकी देखरेख हो सके। ये समितियां केवल कानून बनाने में ही नहीं वरन सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चूँकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, इसके पास अत्यंत सीमित समय होता है। संसद के जो सदस्य होते हैं वे कब बैठते हैं, जब उनका अधिवेशन होता है, तो इनके पास सीमित समय होता है, इसलिए समितियों का निर्माण किया गया है। किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है, इसके लिए उस पर ज़्यादा ध्यान और समय देने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, कोई भी कानून बनाना है तो उस पर काफ़ी गहन अध्ययन करना पड़ता है, उसके बारे में विचार विमर्श करने पड़ते हैं, काफ़ी समय लगाना पड़ता है। और जो हमारे संसद के सदस्य हैं उनके पास इतना समय नहीं होता है या अधिवेशन इतने लंबे समय तक के लिए नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों का अध्ययन करना, विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्चों की जांच करना, भ्रष्टाचार के मामले की पड़ताल आदि संसदीय समितियों का यह सब कार्य करती हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि संसदीय जो समितियां हैं वो क्या क्या कार्य करती हैं। ठीक है, तो जो भी जांच पड़ताल होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट उनके इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड या किसी डिसीजन से रिलेटेड जो गहरा अध्ययन करना पड़ता है, यह सब कुछ संसदीय समितियों का कार्य होता है। 1983 से भारत में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई। विभिन्न विभागों में संबंधित ऐसी 20 समितियां हैं। ठीक है, टोटल कितनी हैं, 20 हैं। स्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्य, अनेक बजट खर्चे तथा उनसे संबंधित विधायकों की देखरेख करती हैं। स्थायी समितियों के अतिरिक्त अपने देश में संयुक्त संसदीय समितियों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा तथा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जा सकता है। संसद की इस व्यवस्था ने संसद का कार्यभार हल्का कर दिया है। जो समितियां बन गई हैं, इससे क्या हो गया है, संसद का कार्यभार हल्का हो गया है। अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को समितियों को भेजा जाता है। जो काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं उन्हें समितियों को भेजा जाता है। संसद ने समितियों द्वारा किए गए काम में छिटपुट बदलाव करके उसको मंजूरी दे देती है। कानून नज़रिए से देखें तो संसद की मंजूरी के बिना तो बजट पास हो सकता है और न ही कोई विधेयक बन सकता है। देखिए, यदि संसद ने मंजूरी नहीं दी, ना ही तो कोई बजट पास होगा, न ही कोई कानून बन सकता है। किंतु यह बात सच है कि समितियों द्वारा किए गए सुझाव को संसद शायद ही कभी नामंजूर करता है। जो समितियों ने जो भी सुझाव दिए हैं, संसद उन्हें कभी ही रेयर ही ऐसा हुआ है कि उनमें मतलब उसे नामंजूर कर दे, अदरवाइज़ उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब देखते हैं संसद समय को कैसे नियंत्रित करती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि संसद बहस मुहाविशों का मंच है। यहाँ पर काफ़ी डिबेटिंग वगैरह होती है। बहस मुबाहिसे के जरिए ही संसद अपनी सभी जरूरी काम को अंजाम देती है। यह सार्थक और अनुशासित ढंग से होना जरूरी है ताकि संसद की कार्रवाई आसानी से चले, उसकी गरिमा बनी रहे। खुद संविधान में संसद की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्रवाई के मामले में सर्वोच्च अधिकारी है। सदन का जो अध्यक्ष होता है वह विधायिका की जो भी कार्यवाही होती है उसमें सर्वोच्च अधिकारी का काम करता है। एक और तरीके से भी सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। अपने शायद दल बदल निरोधक कानून के बारे में सुना होगा। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़ना चाहें तो क्या होगा। स्वतंत्रता के काफ़ी समय बाद तक यह समस्या बनी रही थी। अंततः दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक या संसद को दल बदल करने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए 1985 में संविधान का 52वां संशोधन किया गया, जिसे दल बदल निरोधक कानून कहा गया। इसके बाद 91वां संशोधन हुआ, दोबारा संशोधित किया गया। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता जो है वह समाप्त हो जाएगी। देखिए, यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो दल देखिए स्वतंत्रता हमें जब मिली थी तो काफ़ी ऐसा हुआ था कि कुछ जो सदस्य थे, देखिए एक आदमी को एक पार्टी का सिंबल मिलता है, एक पार्टी के द्वारा मतलब उसको पद मिला है और उसी पे वह चयनित होता है जनता के द्वारा। तो उस सिचुएशन में यदि वह अपना दल बदल कर लेता है, लाइक एज यदि उसने बीजेपी की सीट से इलेक्शन लड़ा है और वो अपनी दल बदल करके कांग्रेस में चला जाता है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अब संविधान में संशोधन कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया
है 52वां संविधान संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत यह लिखा गया है कि यदि कोई भी मतलब व्यक्ति अपने दल बदल करता है, ठीक है, अपने दल को बदली करता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसकी जो सदस्यता होगी संसद से वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसे दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दल बदल क्या है, यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो, दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल के सदस्य त्यागपत्र दे दे, उसे दल बदल कहा गया है। विगत 20 वर्षों का अनुभव बताता है कि दल बदल निरोधक कानून दल बदल को रोकने में सफल नहीं हुआ है, लेकिन इसने किसी दल के प्रधान नेता या अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की हैं। अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इसकी क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप ट्राई करना, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर राइट भी करने हैं और साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर लर्न भी करने हैं।